द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, यानी कि प्रचार करने की कला क्या थी, कैसी थी। द नाजी रिजीम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। देखो नाजी जो रूल था, उन्होंने लैंग्वेज को और मीडिया को बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल किया ताकि उसका जितना अच्छा प्रभाव डाला जा सके उतना ही अच्छा प्रभाव डाला जाए। The terms they coined to describe their various practices are not only deceptive, they are chilling. Nazis never used the word kill or murder in their official communication. देखो जो वो टर्म्स यूज़ करते थे उस समय में, जो उन्होंने जितना भी हॉलोकॉस्ट किया, जितना भी उन्होंने लोगों को मारा, वो अलग-अलग टर्म्स यूज़ करते थे। मतलब एक अलग टर्म होती थी, डायरेक्ट टर्म नहीं यूज़ होती थी। जैसे वो किल या मर्डर इस्तेमाल नहीं करते थे मारने के लिए, दूसरी शब्द इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एक इंसान धोखे में फँस जाए, ऐसी भाषा थी उन लोगों की। क्योंकि अब देखो, आप आगे देखते हैं हम कि क्या था। देखो सबसे पहले अब यहाँ पे मास किलिंग्स को क्या बोलते थे वो? मास किलिंग्स वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट। अब खूब सारे लोगों को मारना मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर फाइनल सॉल्यूशन, जो फॉर ज्यूज, मतलब ज्यूज के लिए वो इस्तेमाल करते थे ये शब्द जब उनको मारते थे वो। यूथेनेशिया क्या है? यूथेनेशिया होता है वैसे इच्छा मृत्यु, है ना। तो फॉर द डिसेबल्ड उन्हें कहा जाता था, उनके मन में ऐसी बातें भर दी जाती थी कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, और उन्हें मरने पे मजबूर किया जाता था। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, देखो ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनका समझ में ही नहीं आएगा। सिलेक्शन क्या हुआ, आम इंसान क्या समझेगा, और डिसइंफेक्शन क्या होता है, किसको पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। इवैक्यूएशन मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर। इवैक्यूएट करने का मतलब होता था कि लोगों को कहाँ पहुंचाना है? गैस चैम्बर्स में, जहाँ पे पॉइजनस गैस के थ्रू उनको मारा जाएगा। डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड? क्या आप लोगों को ये पता है कि गैस चैम्बर्स को बोला क्या जाता था? दे वर कॉल्ड लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरियाज। उनको क्या बोलते थे? डिसइंफेक्शन एरिया। यानी कि लोगों को ऐसा माना जाता था कि जो लोग उनके जैसे नहीं थे, उनके हिसाब से नहीं थे, यानी ज्यूज थे या जो भी दूसरे उनकी प्योर रेस के अलावा, उन सबको वो क्या मानते थे? खराब मानते थे, और उनको बोलते थे कि यहाँ से अगर इनका हटना, इनका मरना, यानी कि डिसइंफेक्शन हो जाना, इनकी इन्फेक्शन का खत्म हो जाना। तो इन एरियाज को दिखते कैसे थे? एंड लुक लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स। तो ये ऐसे दिखते थे जैसे बाथरूम होते हैं ना, उस तरह से दिखते थे, और फेक शावर हेड के इनके ऊपर ऐसे दिखते थे, मतलब लगाए होते थे। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिजीम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। देखो मीडिया को बहुत ध्यान से उन्होंने इस्तेमाल किया ताकि लोगों की जो सपोर्ट है, लोगों का समर्थन हमेशा उनके साथ बने रहे, और उनके विचार को पूरी दुनिया में ख्याति मिले, पहचान मिले। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स। अब आइडियाज जो थे, नाजीज्म के जो आइडियाज थे, उनको स्प्रेड करने के क्या क्या तरीके थे? विजुअल इमेजेस होती थी, पिक्चर्स बनाते थे, फिर फिल्म्स तैयार होती थी, रेडियोस के थ्रू प्रचार होता था, पोस्टर बनाए जाते थे, और कैची स्लोगन जोड़े जाते थे, और लीफलेट्स के थ्रू उनको क्या करते थे? प्रचार करते थे। वो अपनी जो भी विचार को प्रचार करवाना है उन्होंने। The posters, groups identified as the enemies of Germans were stereotyped, mocked, abused and described as evil. देखो पोस्टर पे क्या होता था कि जैसे जो लोग जिनको वो दुश्मन मानते थे, उनको कैसे बोलते थे वो कि उनके उनके लिए कुछ पुरानी विचारधाराएं या धारणाएं उन्होंने अपनी ही बना के रखी हुई थी, जिनमें उनका मजाक उड़ाया जाता था, या फिर उनको गालियां दी जाती थी, उनको अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जाता था, या फिर उन्हें कहा जाता था कि वो इस संसार में बुराई है। ठीक है। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजेनरेट। अब देखो जो सोशलिस्ट लोग थे ना, समाजवादी लोग थे, या फिर जो नरम दल के लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों को वो कमजोर और सड़े गले हुए मानते थे वो। ठीक है। दे वर अटैक्ड एज मैलिशियस फॉरेन एजेंट्स। उनके ऊपर ऐसे हमला किया जाता था जैसे कि कोई मतलब बहुत ही खराब भावनाओं से उनको देखा जाता था कि ये फॉरेनर्स हैं, फॉरेन एजेंट्स हैं, ये हमारे देश को बढ़ने नहीं देना चाहते, ऐसा। द प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर ज्यूज। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वाज द एटर्नल ज्यू। देखो फिल्म्स भी बनाई जाती थी जिसमें ये प्रचार किया जाता था कि जैसे ज्यूज हैं, उनके लिए नफरत फैलाने के लिए जो मुमकिन हो वो उस फिल्म में किया गया। इस ऐसी एक फिल्म है जो बहुत ही अनपॉपुलर फिल्म है, जिसका नाम है द एटर्नल ज्यू, ऐसा नाम है। अभी भी हो सकता है नेट पे मिल जाए वो सर्च करने पे। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। अब देखो जैसे पुराने रूढ़िवादी जो ज्यूज थे, उनको उनके लिए अपनी ही विचारधाराएं रखी गई थी, किसके द्वारा? नाजी लोगों के द्वारा। और वो वैसे भी तो ज्यूज को पसंद नहीं करते थे। अब ये सोर्स बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको देखते हैं। दे वर शोन विद फ्लोइंग बियर्ड्स वेयरिंग कैफ्टन्स। ज्यूस को दिखाया कैसे जाता था कि उनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, लटक रही है जो, और लंबे लंबे चोले जैसे कपड़े पहने हुए हैं। इन कैप्टन जो लंबा लंबा ऐसे बहुत लंबा लंबा क्लोथ पहना जाता है, तो उस तरह के कपड़े पहने हुए दिखाते थे उनको। वेयर इज द रियलिटी? इन रियलिटी इट वाज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश जर्मन ज्यूज बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस बिकॉज दे वर अ हाईली एसिमिलेटेड कम्युनिटी। देखो हालांकि अगर अब हम देखें तो ज्यूज को डिफ्रेंशिएट करना बाहर उनकी शक्ल से बहुत मुश्किल था,
क्योंकि वो दिखते बिल्कुल उन्हीं की तरह थे, जर्मन की तरह ही दिखते थे, ब्लॉन्ड आइज एंड वाइट कलर एंड मतलब उनकी आउटवर्ड अपीयरेंस जो थी, शक्लें जो थी काफ़ी मिलती-जुलती थी, इसीलिए उनको डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल था। दे वर रेफर्ड एज़ वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट। उनको क्या कहा जाता था? जैसे कि कोई चूहे के साथ कंपेयर करोगे उनको, या फिर उनको अपराधी माना जाता था, वर्मिन यानी अपराधी, फिर उनको या पेस्ट बोला जाता था, इस तरह से उनको नाम दिए जाते थे कि ये हर तरह से बुराई ही शो करनी है उनमें। देयर मूवमेंट्स वर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट्स, चूहों की तरह चलते हैं करके उनकी जो चाल है उनको कंपैरिजन होता था। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, टैप्ड देयर इमोशंस। जो नाजिज्म था ना, ज़्यादातर लोगों के दिमाग को पकड़ने की कोशिश करते थे और उनकी भावनाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते थे, एंड टर्न देयर हेट्रेड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। और जो उनके अंदर गुस्सा हो या उनकी नफरत हो, वो किसकी तरफ घुमानी है? जिन लोगों को वो पसंद नहीं करते, जिनको वो अनडिजायरेबल मानते थे, जिसमें जर्मन आर्यंस के अलावा सभी एक ही कैटेगरी में फॉलो करते थे। द नाजीज made equal effort to appeal to all the different sections of the population. They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems. नाजी जो थे एक बराबर ही एफर्ट्स लगाते थे और अपील करते थे सब सेक्शंस के को, अब की पॉपुलेशन को, मतलब एक ही तरह से हर एक सेक्शन को जोड़ने की कोशिश करना, जैसे बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, नौजवान हो गए या मिडिल एजेस वाले हो गए, सबको बहुत कोशिश किया करते थे जोड़ के रखने की। दे सॉट टू विन देयर सपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजीज अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। देखो ये हमेशा सुझाव दिया करते थे कि अब वो लोगों की उन्हें सपोर्ट चाहिए होती थी और उसके लिए वो हमेशा उन्हें ये बताते थे कि नाजी ही हम लोगों का, यानी कि हम जो आर्यन रेस हैं, हमारा भला कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। ये देखो ये एक इंसान दिखाया है किसके ऊपर? सैक ऑफ मनी, ये एक पैसे का समझो बोरा है, उसके ऊपर बैठा हुआ है। जर्मन फार्मर, यू बिलोंग टू हिटलर, वाई। देखो किसान कहता है, मतलब क्या? हम हिटलर को बिलोंग करते हैं, क्यों? जर्मन फार्मर स्टैंड्स इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स टुडे। उस समय की बात है कि जर्मन जो किसान था वो दो खतरों के बीच में था। द वन डेंजर अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, बिग कैपिटलिज्म। पहला खतरा तो अमेरिका की इकोनॉमिक सिस्टम था जिसमें पूंजीवाद को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए बहुत बढ़ावा दिया जाता था। द अदर इज द मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ बॉल्शेविज्म। और दूसरा क्या था? रशिया वालों का बॉल्शेविक सिस्टम था, या फिर मार्क्सिस्ट, जहाँ पे समाजवाद की बात होती थी, जहाँ पे सब लोगों को इक्वल राइट दिए जाएं, ऐसी बात होती थी। कैपिटलिज्म क्यों नहीं चाहिए था उनको? क्योंकि उससे कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाएगा पैसा। और दूसरी तरफ से उनको समाजवाद क्यों नहीं चाहिए था? मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्यों नहीं चाहिए थी? क्योंकि उसमें सारी पॉपुलेशन को इंक्लूड करना पड़ता उनको, जो वो करना नहीं चाहते थे। अब दे आर बॉर्न ऑफ जूइश थॉट। बिग कैपिटलिज्म एंड बॉल्शेविज्म वर्क हैंड इन हैंड। ये कैपिटलिज्म और बॉल्शेविज्म मिलके काम कर रहे थे बेसिकली, और दे आर बॉर्न ऑफ जूइश थॉट। अब क्या है कि जूइश लोग कौन थे? बेसिकली वो ट्रेडर्स थे और मनी लैंडर हुआ करते थे। उनके विचार, उनकी सोच उनके अंदर हुआ करती थी। एंड सर्व द मास्टर प्लान ऑफ वर्ल्ड ज्यूरी, हु अलोन कैन रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम दीज डेंजर्स। तो उन्होंने एक मास्टर प्लान उनके पास था जिसकी वजह से ये किसान जो थे दोनों ही तरह के खतरे से बच सकते थे। फ्रॉम अ नाजी लिफलेट, मतलब एक नाजी लिफलेट में लिखा हुआ है, वहां से लाया गया। अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब क्या हुआ? 1 अगस्त 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। नवंबर 1918 में जर्मनी कैपिटुलेट्स, एंडिंग द वॉर। फिर इस तरह से ये सारे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये जरूरी पढ़ना है आप सबके लिए, ठीक है। देख सकते हैं इसको अच्छे से। ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आम लोग और इंसानियत के खिलाफ जो जुल्म हुए वो देखते हैं हम। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। आम इंसान ने नाजिज्म को कैसे उसके लिए रिएक्शन दिया, कैसे अपना जो बर्ताव शो किया उसके लिए। मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज। बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया को किस किनकी आंखों से देखते थे? नाजी, यानी कि उन्हीं की विचारधारा से ही समझते थे, दुनिया को देखते थे। एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। और उनका दिमाग जो था, जो वो बोलते थे वो नाजी भाषा ही बोलते थे, यानी कि जो उनको सिखाया जाता था वही वो बोलते थे। दे फेल्ट हेट्रेड and anger surged inside them when they saw someone who looked like a Jew. अब उनके अंदर एक ऐसी भावना पैदा करके रखी थी जिससे उन्हें एक नफरत और गुस्से की भावना आ जाती थी। किसको देखते थे? जैसे किसी ज्यू यहूदी इंसान को देखते थे, एकदम से नफरत और गुस्से से भर जाते थे वो। दे मार्क्ड द हाउसेस ऑफ ज्यूज एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स। उन्होंने मार्क लगा के रखे थे जो ज्यूज लोगों के घर होते थे, और रिपोर्ट करते थे अगर लगता था उनको कि मानो ये कोई ज्यू है उनके नेबर में, कोई आसपास में, तो उसके लिए उसका इन्फॉर्मेशन वो पहुंचा देते थे ताकि उन्हें वहां से हटाकर कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाए। दे जेन्युइनली बिलीव नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी एंड इंप्रूव जनरल वेलबींग। उन्हें मन से ये लगता था कि नाजिज्म जो है वो उन्हें क्या देगा?
खुशहाली देगा, उन्हें तरक्की देगा और साथ में उनकी जो जनरल वेलबींग है, जो उनकी खुशहाली है, वो बढ़ाने में मदद करेगा। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज नाजी। हर एक जर्मन इंसान जो जर्मनी में रह रहा था वो नाजी नहीं था। मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म। बहुत सारे लोगों ने एक्टिव रेजिस्टेंस भी किया, यानी कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके अगेंस्ट भी बोला नाजिज्म के। ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। देखो जो वो करते थे ना, पुलिस का जो लोगों को दबोचना, कुचलना या मारना, इसके खिलाफ वो दूसरे लोग जो नाजिज्म को फॉलो नहीं करते थे वो बोलते थे। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वर पैसिव ऑन लुकर्स एंड एपेथेटिक विटनेसेस। बहुत सारे जर्मन ऐसे भी थे जो चुपचाप ही देख रहे थे, ये सब कुछ देखते थे और उन्हें कोई भी हमदर्दी, ऐसा पैशन नहीं आता था किसी के लिए, कोई भावना नहीं आती थी। भावनाहीन होकर के वो इन सब जो एक्टिविटीज़ थी उनको देखा करते थे अक्सर वो, और करते कुछ नहीं थे वो। दे वर टू स्कैर्ड टू एक्ट। वो काम करने से, कुछ भी बोलने से या कहने से डरते थे। टू डिफर, या फिर अलग विचारधारा रखने से भी डरते थे। टू प्रोटेस्ट, या अगर वो विद्रोह करें, विरोध करें, इस चीज़ से भी वो काफ़ी डरते थे क्योंकि सजाएं बहुत ही कड़ी हुआ करती थी। दे प्रेफर टू लुक अवे। वो हमेशा दूर रहना ही पसंद करते थे इन सारी चीज़ों से, जिनको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है। नाउ पेस्टोर निमोलियर रेजिस्टेंस फाइटर ऑब्जर्व्ड एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट एंड uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire. He wrote movingly about this silence. एक पेस्टर नेमोइलर नाम का एक रेजिस्टेंस फाइटर था, यानी कि वो जो नाजिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला इंसान था, वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दुखी था। मतलब उसे अच्छा नहीं लगता था कि साइलेंस लोगों की देखता था, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कि इंसानियत के खिलाफ इतना कुछ हो रहा है। नाजी एम्पायर बहुत ही बुरे तरीके से जो है लोगों को कुचल रहा है, मार रहा है, लोग साइलेंटली बाकी वाले देख रहे हैं, ये उसे पसंद नहीं था। इस वजह से उसने लिखा उन लोगों के विचारों के बारे में, उनकी सोच के बारे में लिखता है वो। उसने बहुत ही अपने होता है ना दिल को छू जाने वाली बातें लिखी, जो कि उनकी साइलेंस के बारे में लिखता है कि चुप क्यों है लोग, आखिर इतनी हैवानियत को देखकर भी कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट। कहते हैं कि लोग आते थे ऐसे ग्रुप बना के, तो पहले वो किसके लिए आते? कम्युनिस्ट के लिए। वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट, और मैं कम्युनिस्ट था नहीं। ठीक है। सो आई सेड नथिंग, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स। बाद में वो किसके लिए आते हैं? सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आते हैं। कौन? लोग जो जो विचारधारा अलग अलग, किसकी डेमोक्रेटिक विचारधारा है, कोई कम्युनिस्ट है, इस तरह से। वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट, सो आई डिड नथिंग। और मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी तब भी नहीं किया। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट। बाद में वो व्यापारियों की यूनियनिस्ट के रूप में आते हैं। तो बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, और मैं ट्रेड यूनियनिस्ट भी नहीं था। एंड देन दे केम फॉर द ज्यूज। और बाद में वो किसके लिए आते हैं? ज्यूज के लिए आते हैं। बट आई वॉज नॉट अ ज्यू, इसलिए सो आई डिड लिटिल। तो मैंने थोड़ा सा ही किया, थोड़ा सा ही एफर्ट डालने की कोशिश की। नहीं, इंसान है, चाहे वो ज्यूज हैं लेकिन है इंसान, तो फिर मैंने थोड़ा सा मूव किया। देन व्हेन दे केम फॉर मी, लेकिन जब वो मेरे लिए आए, देयर वाज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी। तो वहाँ पे कोई नहीं था जो मेरे लिए खड़ा हो सकता था। ऐसा ये लिखा गया है किसके द्वारा? ये जो हमने देखा, पेस्टर नाम के जो एक रेजिस्टेंस फाइटर हैं, उन्होंने लिखा है ये। ठीक है। नाउ हम देखते हैं व्हाट ज्यूज फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। चार्लोट बेराज secretly recorded people's dream in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reich of Dream. ज्यूस नाजी जर्मनी में कैसा महसूस करते थे, ये एक अलग ही स्टोरी थी, एक अलग ही कहानी थी। चार्लोट बेराड नाम की एक लड़की है, उसने लिखा है, अपनी एक डायरी लिखा करती थी वो, जो बाद में पब्लिश होती है। काफ़ी चिंताजनक रूप से उसने अपनी बुक में लिखा है, जिस बुक का नाम है थर्ड रेश ऑफ ड्रीम। शी डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूज देमसेल्व्स बिगैन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप अबाउट देम। तो उसने ये लिखा है कि ज्यूज जो थे, बाद में इतना प्रोपेगेंडा फैल चुका था, इतनी प्रचार हो चुका था कि ज्यूज लोगों को अपने ऊपर खुद से शक होने लगा था कि सच में वो लोग बुरे लोग हैं। उनके जो भी उनके लिए कहा जा रहा है वो सच है, उनके साथ जो हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है, उनकी बुराइयों की वजह से हो रहा है। दे ड्रीम्ड of their hooked noses, black hair and eyes, Jewish looks and body movement. वो अपने सपनों में भी देखा करते थे कि उनके जो नाक हैं कैसे हुक्ड हैं, यानी कि नीचे की तरफ मुड़े हुए नाक, काले बाल और आंखें, जो भी उनको अपने सपने में दिखता था, वो सब सारी चीज़ें जो भी जिस वजह से उनकी पहचान अलग करी जाती थी, वो खुद को वो चीज़ में देख के अपने मूवमेंट को ऑब्जर्व करते थे, खुद अपनी बॉडी के ऊपर उनको अब अच्छा नहीं लगता था। द स्टीरियोटिपिकल इमेजेस publicized in the Nazi press haunted
द ज्यूस दे ट्रबल्ड देम इवन इन देयर ड्रीम्स। जो भी वो अपनी मतलब उनके आंखों के, नाक, कान, बाल, बातों की मूवमेंट के बारे में लिखा जाता था, अब वो पढ़ते थे तो उनको रात को सपने में भी वो चीजें जो थी दिखती थी, और उन्हें वहां भी दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, सपनों में भी डर लगता था। ठीक है, एक भयानक सा जीवन हो चुका था जू लोगों का। ज्यूज डाइड मेनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच्ड द गैस चैम्बर। जब उन्हें गैस चैम्बर में ले जाया जाता था ज्यूज को, उससे पहले वो कितनी ही मौतें मरा करते थे। नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट। अब हमें थोड़ा बहुत जो पता है वो जो नरसंहार हिटलर ने किया उसके बारे में। इन्फॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिस हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ द जर्मनी। ये इन्फॉर्मेशन कब चलती है लोगों को पता, जब नाजिज्म का अंतिम दौर था, आखिरी दौर में धीरे धीरे लोगों तक बातें पहुंचती है, दुनिया के कोनों तक बातें पहुंचती है। बट इट वाज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड जर्मनी वाज डिफीटेड दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर्स ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। और लेकिन ये तभी पता चला था जब जर्मनी में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जर्मनी हार गया, लोगों को तब पता चला कि कितना भयानक और भयावह स्थितियां जर्मनी में बन चुकी थी, किसके लिए, जू लोगों के लिए और नॉन जो आर्यन जर्मन थे। ठीक है, नाजीज को जो नहीं फॉलो करते थे उन सब के लिए। वाइल द जर्मन्स वर preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings that had endured during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. देखो, उस समय जर्मन जो थे पूरे तरीके से हार के बोझ के तले दबे हुए थे और अपनी ही दुख में फंसे हुए थे, मुश्किल से अपने वो हार की बोझ के तले से के टुकड़ों में निकल रहे थे। उसी समय जो ज्यूज थे वो दुनिया को ये याद दिलाते हैं कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ है, जो उन्होंने किलिंग ऑपरेशन किए हैं नाजी लोगों ने उनके साथ जो किए थे उनके बारे में दुनिया को याद दिलाते हैं, जिसका नाम हॉलोकॉस्ट रखा गया। हॉलोकॉस्ट होता है नरसंहार करना, पूरी प्रजाति का समापन करना। एट इट्स हाइट अ गेटो inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. एक गेटो इनहेबिटेड यानी ज्यूज जो हैं जहाँ पे वो रहते थे उन जगहों को गेटो बोलते थे। तो वो कहता है कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि आधे घंटे के अंदर ही अंदर ये सब कुछ जो जितना भी तबाही हुई है, जितना भी हमारे साथ बुरा बर्ताव हुआ, उसका जो है निष्कर्ष निकाल के हम इन लोगों को उसी तरह की स्थिति में डाल दें। प्रिज्यूमेबली ही मेंट दैट ही वांटेड टू बी एबल टू टेल द वर्ल्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड इन नाजी जर्मनी। ये अंदाजा लगाया जा सकता है, शायद वो ये कहना चाह रहा था कि दुनिया को पता चले कि जर्मनी में, नाजी जर्मनी में उन लोगों के साथ हुआ क्या था और वो इतने दुखी होकर के क्या चाहते क्या थे। दिस indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghettos and camps. Inhabitants who wrote diaries, kept notebooks and created archive on क्या था कि ये जो जितनी भी दिल को दहलाने वाली हरकतें हुई थी, जो भी जितना भी कुछ उनके साथ हुआ था, साहस ना टूटने की अपने अंदर स्पिरिट लिए हुए वो लोग क्या करते थे, फिर भी डायरीज लिखते थे, छुप छुप के चीजें लिख के, बुक्स नोटबुक पे लिख के, अपनी बातें रिकॉर्ड करके कहीं छुपा के रख लिया करते थे उनको। ठीक है, और उन्होंने आर्चिव बना रखे थे, ऐसी जगह जहाँ पे आप कोई कुछ चीज़ों को प्रिजर्व, पुरानी चीज़ों को, लिखी हुई चीज़ों को प्रिजर्व करके रखते हैं, वो बना के रखे थे उन्होंने अपनी जितनी भी आप बीती थी उसको बताने के लिए लिखी हुई बुक्स में। On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in offices. तो हालांकि जो जर्मन नाजी लोग थे ना, उन्होंने जितने भी प्रूफ थे, जो भी थे नाजी लीडरशिप के जितने भी प्रूफ बचे थे, उन्होंने क्या करा था कि वो सारे पेट्रोल डाल के उन चीज़ों को, सभी बचे हुए जितने भी प्रूफ थे उनको खत्म करने की कोशिश की थी। Yet the history and the memory of the Holocaust live on in the memories, fiction, documentaries, poetry, memorials and museums in many parts of the world today. हालांकि बहुत सारी इन अत्याचारों से जुड़ी हुई चीज़ों को जला दिया गया, खत्म कर दिया गया, फिर भी जो ये नरसंहार हुआ था, जो ये पूरी जाति को खत्म करने का एक बुरा दौर था, उसकी मेमोरीज जो हैं या किस में हैं, फिक्शंस में हैं, कुछ स्टोरीज बनी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज लोगों ने बनाई, पोइट्रीज बनाई, मेमोरियल बनाए, या फिर म्यूजियम्स में प्रिजर्व करके आज भी दुनिया के हर कोने में इस चीज़ के बारे में देखा, समझा और पढ़ा जाता है कि कितना अत्याचार उस समय लोगों के ऊपर हुआ था, इंसानियत के खिलाफ कितना बड़ा ये एक काला धब्बा साबित हुआ था हिटलर रेजिम। These are a tribute to those who resisted it and embracing reminder to those who collaborated and a warning to those who watched the silence. ये एक ट्रिब्यूट उन लोगों को थी जो लोग इस चीज़ के खिलाफ बोले, और उन लोगों को, उनके लिए रिमाइंडर था जिन्होंने इकट्ठे होकर ये सब कार्य किया था, और साथ में उन लोगों को वार्निंग दी गई थी कि जो इस हॉलोकॉस्ट को शांतिपूर्वक बिना कुछ बोले देख रहे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ देखो इंडिया में उस समय हमारे यहाँ हम भी फ्रीडम फाइट के दौर से गुजर रहे थे। तो गांधी जी लिखते हैं किसको, हिटलर को लिखते हैं।
हर हिटलर, बर्लिन, जर्मनी, ये एड्रेस लिखा गया है। डियर फ्रेंड, अब गांधी जी उन्हें लिखते हैं कि प्रिय मित्र, फ्रेंड्स हैव बीन अर्जिंग मी टू राइट टू यू फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। मेरे दोस्त मुझे बार बार विनती कर रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि मैं इंसानियत के खातिर आपको ये पत्र लिखूं, बट आई हैव रेजिस्टेड देयर रिक्वेस्ट। मैंने उनकी जो विनती है बहुत बारी खारिज कर दी, मानी नहीं, बिकॉज ऑफ द फीलिंग दैट एनी लेटर फ्रॉम मी वुड बी एन इम्पर्टिनेंस। ये सोचकर ये भावना मेरे मन में आती थी कि हो सकता है कि ये मेरा पत्र आपको लगे मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ आपके कार्य के बीच में आकर के, आपके देश की अंदरूनी नीतियों के बीच में आकर के। समथिंग tells me that I must not calculate and that I must make my appeal for whatever it may be worth। लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ ऐसी भावना आती है कि मुझे ये चीज़ों को छोड़ के आपको लिखना चाहिए। जो मेरे मन की आवाज़ है वो ये कह रही है कि जो गलत हो रहा है उसके लिए मुझे बोलना भी चाहिए। इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट यू आर टुडे वन पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन प्रिवेंट अ वॉर विच मे रिड्यूस ह्यूमैनिटी टू द सेवेज स्टेट। ये पूरी तरह से साफ दिखता है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो युद्ध को रोक सकते हो, जिसकी वजह से इंसान जो है जानवर बनने से रुक जाएं, वो पूरी तरह से जानवर बन जाएंगे अगर युद्ध के क्षेत्र में हम सब घुस जाते हैं। मस्ट यू पे दैट प्राइस फॉर एन ऑब्जेक्ट हाउएवर वर्दी इट मे अपीयर टू यू टू बी। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए उसके लिए आपको कोई ना कोई कीमत चुकानी ही पड़ती है, चाहे वो कितनी भी आपके लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रही है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तब भी। Will you listen to the appeal of one who has deliberately shunned the method of war not without considerable success? क्या आप एक ऐसे इंसान की बात सुनेंगे जिन्होंने अपनी इच्छा से ही जो वॉर है, युद्ध है, मन से त्यागी है, जिससे हो सकता है एक सक्सेस को पाने के लिए युद्ध का तरीका छोड़ने वाले इंसान की क्या आप बात सुनेंगे? एनीवे, आई एंटिसिपेट योर फॉरगिवनेस। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। इफ़ आई हैव एरर्ड इन राइटिंग टू यू, अगर मैंने आपको लिखकर कोई गलती की है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आई रिमेन योर सिंसियर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, अच्छा दोस्त रहूँगा। एम के गांधी। लिखा किसने? गांधी जी ने। फिर एक और लेटर लिखा जाता है, ये लिखा गया कब? जुलाई 23, 1939 में। अब दूसरा लेटर लिखा गया दिसंबर 24, 1940 में। We have found a non-violence, a force which, if organized, can without doubt match itself against a combination of the most violent forces in the world। देखो, गांधी जी कहते हैं कि हमने नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का रास्ता अपना करके एक ऐसा रास्ता तैयार किया है जो किसी भी वायलेंट, किसी भी हिंसक ताकत को दुनिया की क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट खड़ा होने की हिम्मत रख सकता है। कितना भी कोई ताकतवर क्यों ना हो, कोई नहीं कुछ कर सकता। इन नॉन वायलेंट टेक्निक, एज आई हैव सेड, देयर इज नो सच थिंग एज डिफीट। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा में ऐसा कोई भी शब्द ही नहीं आता कि हारने की कोई बात ही नहीं आती है हिंसा की नीति में। इट इज ऑल डू और डाई विदाउट किलिंग और हर्टिंग। ये क्या है? मतलब करो या मरो, किसी को मारे बिना, किसी को कष्ट पहुंचाए बिना। ठीक है, इट कैन बी यूज प्रैक्टिकली विदाउट मनी एंड obviously without the aid of the science of destruction which you have brought to such perfection। तो वो कहते हैं कि अहिंसा आप पूरी तरह से इतनी सुरक्षित नीति है अपनाने की, जो बिना किसी नुकसान के आप अपना सकते हो, किसी को परेशान किए बिना आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, इसके ऊपर चल सकते हो, और ना ही आपको साइंस ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि जो हथियार आपने बनाए हैं उसकी भी ज़रूरत इसमें बिल्कुल नहीं है। आपने बहुत बड़ी परफेक्शन या बहुत ही अच्छी ऊंचाई हासिल कर ली है हथियार बनाने में, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ marvel to some other power will certainly improve upon your method and beat you with your own weapons। ऐसा मुमकिन है कि अगर आपने आज इतने अच्छे हथियार बनाए तो कोई और आपसे ज़्यादा अच्छे हथियार बना के आपको आप ही के हथियारों से हरा भी सकता है। यू आर लिविंग नो लेगेसी टू योर पीपल ऑफ विच दे वुड फील प्राउड। आप कोई भी ऐसा लेगेसी नहीं छोड़ रहे हो, कोई भी ऐसा उनके लिए धरोहर नहीं छोड़ रहे हो अपने लोगों के लिए, जो उन्हें आप पे प्राउड करने पे, अपनी हिस्ट्री पे गर्व करने पे उन्हें गर्व हो या गर्व महसूस करें वो, ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। दे कैन नॉट टेक प्राइड इन अ रेसिटल ऑफ क्रूएल डीड हाउएवर स्किलफुली प्लान्ड। देखो, वो उन्हें कभी भी गर्व नहीं होगा कि किसका गान गाएं वो, एक क्रूअल अत्याचार यानी एक बहुत ही अत्याचार भरे जो कार्य हुए हैं उन उन कार्यों का गुणगान वो कैसे करेंगे, उसमें क्या प्राउड महसूस होगा उन्हें। हाउएवर स्किलफुली प्लान, कितना भी आपने बहुत अच्छे से उसे प्लान किया, आई देयरफॉर अपील टू यू इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी टू स्टॉप द वॉर। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इंसानियत की खातिर कम से कम युद्ध को आप रोक दीजिए। आई एम योर सिंसियर फ्रेंड, मैं गांधी आपका बहुत अच्छा दोस्त। देखो, इसी तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और अभी हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। हालांकि क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने बहुत अच्छे से हम इसे पढ़ा हुआ है, फिर भी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।